जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग देखेंगे जो है अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जो है इसको हम लोग समझेंगे, जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, IMR। आई से हो गया हमारा इन्फेंट, एम से हो गया मोर्टेलिटी और आर से क्या हो गया, रेट हो गया। शिशु मृत्यु दर होता क्या है हम लोग इसी को समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ष में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के लिए एक वर्ष में होने वाली शिशु मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसको कैसे याद करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। शिशु मृत्यु दर IMR बराबर होगा एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या बटे एक वर्ष में कुल जीवित जन्मों की संख्या गुणे 1000। ये इसका फॉर्मूला है और हमारा शिशु मृत्यु दर निकल जाता है। हम इसको समझते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु जो दर है इसको जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। शिशु मृत्यु दर हम देखेंगे कि एक वर्ष में, एक साल के अंदर, यानी 365 दिन के अंदर, 365 दिन के अंदर जो है कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चों ने जन्म लिया जो जीवित रहे। फिर ये देखेंगे कि एक वर्ष के अंदर जिन बच्चों ने जन्म लिया उनमें मरने वालों की संख्या कितनी है। इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 1000 के पीछे जो है मरने वाले बच्चों की क्या स्थिति है, उनकी संख्या कितनी है, जिससे हमारा शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। कैसे देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि एक वर्ष में जन्म लेने वाले, एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या, शिशुओं की संख्या, बच्चों की संख्या। हम यहाँ पे बच्चों की जगह हम ये ले लेते हैं, शिशु ले लेते हैं, शिशु ज्यादा बेहतर होगा। लेने वाले शिशुओं में मरने वाले, थोड़ा सा मिटाते हैं और पतला करते हैं पेन को, पेन थोड़ा मोटा हो गया है। हाँ, एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं में मरने की संख्या हम देखेंगे कि एक साल में जितने बच्चों ने, जितने शिशुओं ने जन्म लिया है उसमें कितने लोग मर गए, उनकी संख्या कितनी है, मरने कितनी है। फिर देखेंगे डिवाइडेड एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। हमारा जो है शिशु मृत्यु दर निकल जाता है। देखेंगे
कि एक वर्ष के अंदर कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, मतलब वो कितने जीवित बच्चे रहे। एक वर्ष के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया जो जीवित रहे वो नीचे रहेगा। फिर देखेंगे कि इन जीवित बच्चों में से कितने बच्चे जो है मर गए, कितने बच्चे गुजर गए, वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। यानी एक वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या बटे एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या गुणे 1000 कर देंगे तो हमको निकल जाएगा शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। जैसे हम इसको ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं किसी क्षेत्र विशेष में जो है, मान लेते हैं पलामू की बात करते हैं, पलामू की बात करते हैं। पलामू में एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक वर्ष में जो 500 बच्चों ने जन्म लिया। कितने बच्चों ने जन्म लिया? 500 बच्चों ने जन्म लिया। यानी जीवित बच्चों की, जीवित शिशुओं की संख्या कितनी हो गई? 500 हो गई। इन 500 में जो है एक वर्ष के अंदर मान लेते हैं कि 50 बच्चों की मृत्यु हो गई, 50 शिशुओं की मृत्यु हो गई, तो ये ऊपर हो जाएगा। यानी जो है मरने वाले शिशुओं की संख्या ऊपर रहेगी और जीवित रहने वाले जो है शिशुओं की संख्या कितनी रहेगी? वो नीचे रहेगी। 500 जीवित बच्चों ने जन्म लिया एक साल के अंदर, 500 कितने शिशु मर गए? 50 मर गए। और गुणे क्या कर देंगे? गुणे 1000 कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा शिशु मृत्यु दर क्या है। तो हल कर लेते हैं, इसका 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कट गया, 5 से 50 में भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 से यहाँ पे भी एक जीरो बचा हुआ है, 10 से इस 10 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कट पिट गया, ऊपर 50 है नीचे 500 है, गुणे 1000, गुणे 1000, ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, 5 दूनी 10 और 50 का 2 में गुणा कर देंगे तो 100। तो शिशु में जो है पलामू का कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। यानी 1000 जीवित बच्चों में जो है मरने वाले शिशुओं की संख्या कितनी है? 100। शिशु मृत्यु दर कितना आ जाएगा? 100। इसको हम जो है थोड़ा एक पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं शिशु मृत्यु दर को थोड़ा बेहतर तरीके से। अगर आप नोट्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। शिशु मृत्यु दर, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा बेहतर तरीके से। देखिए क्या लिखा है, शिशु मृत्यु दर, इसे आप नोट करेंगे, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आप लोग नोट करेंगे। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर है। यह प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली शिशु मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। शिशु मृत्यु दर IMR बराबर क्या होगा? एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु की संख्या बटे जीवित जन्मों की कुल जनसंख्या गुणे 1000, गुणे 1000 ये कर देंगे तो हमको निकल जाएगा, हमारा शिशु मृत्यु दर निकल जाएगा। आइए देखते हुए कौन कौन से कारक हैं जो शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है स्वास्थ्य सेवाएं। अगर किसी क्षेत्र विशेष में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी नगर में, किसी जिले में अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, हॉस्पिटल की सुविधा है, अच्छे डॉक्टर हैं, अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं तो ऐसी स्थिति में मरने वालों की संख्या कम होगी, है ना। तो शिशु जो मृत्यु दर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा? कम होगा। यदि शिशु मृत्यु दर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही बेहतर हैं। तो ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये जो है शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करती हैं। यदि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है,
तो मरने वाले शिशुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी अंश बटे हर की बात करेंगे, अगर जो IMR आप देख रहे हैं, IMR ऊपर क्या है, ऊपर मरने वाले शिशुओं की संख्या है और नीचे क्या है, जीवित शिशुओं की संख्या है। अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होंगी, अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, हॉस्पिटल सुविधाएं नहीं रहेंगी, तो इलाज सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है मरने वाले शिशुओं की संख्या, यानी जो शिशु जो अंश है वो अधिक हो जाएगा और जीवित रहने वाली संख्या कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो IMR होगा वो अधिक हो जाएगा, यानी शिशु मृत्यु दर अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं जो है ये प्रभावित करती हैं शिशु मृत्यु दर को। स्वास्थ्य सेवाएं अगर बेहतर हैं तो शिशु मृत्यु दर कम होगा, यदि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है तो शिशु मृत्यु दर अधिक होगा। पोषण और स्वच्छता, जो शिशु जन्म ले रहे हैं अगर उनको अच्छा आहार मिल रहा है, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा पोषण मिल रहा है, उनकी देखरेख अच्छी तरह से हो रही है और उनकी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, गंदगी नहीं फैलाई जा रही है, बच्चे के कपड़ा साफ सुथरा है और उसका ख्याल अच्छी तरह से किया जा रहा है, उसे पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मरने वाले शिशुओं की संख्या कम हो जाएगी, यानी ऊपर जो अंश है वो कम हो जाएगा और जीवित रहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, जीवित लोग अधिक रहेंगे। अंश कम हो गया, हर अधिक हो गया, तो IMR जो होगा वो क्या हो जाएगा, IMR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोषण और स्वच्छता भी क्या करता है, ये शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करता है। अगर देश में, राज्य में, क्षेत्र में पोषण और स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं हैं, ये बहुत भी बेहतर है, तो शिशु मृत्यु दर कम होगा। अदरवाइज अगर पोषण और स्वच्छता की स्थिति अच्छी नहीं है, बदतर है, खराब है, तो शिशु मृत्यु दर बढ़ जाएगा। टीकाकरण, शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ दिनों बाद उसे कई सारे टीके लगाए जाते हैं। ये टीके उनको इसलिए लगाए जाते हैं कि जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियां उनको नहीं पकड़ती हैं और बच्चे का जो ग्रोथ है उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। तो अगर जो टीकाकरण की स्थिति बेहतर है, समय समय से बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, तो शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगा। अदरवाइज जो है अगर टीकाकरण की स्थिति अच्छी नहीं तो शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टीकाकरण भी क्या करता है, ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है। आइए देखते हैं, अगर बच्चे को जो है स्वच्छ साफ सुथरा पानी अगर पिलाया जाता है तो बच्चे का हेल्थ बेहतर रहेगा। अदरवाइज जो है अगर हम बच्चे को गंदा पानी पिलाएंगे, गंदगी में रखेंगे, उसका जो हेल्थ क्या खराब होगा और हैजा होगा, दूसरी तरह की बीमारियां होंगी जो है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है शिशु जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो है अगर हम पानी की सुविधा बेहतर रखते हैं, साफ सुथरा पानी बच्चे को पिलाते हैं, तो जो है इससे जो है बच्चे की जो लाइफ है, जो उसका जीवन है, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, यानी शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मातृ स्वास्थ्य, माता का जो स्वास्थ्य अगर वो बेहतर है, माँ का जो स्वास्थ्य अगर बेहतर है, माँ अपना ख्याल अच्छी तरह से रख रही है, माँ पौष्टिक भोजन ले रही है, अपने हेल्थ को मेंटेन की है, सफाई से रह रही है, तो उसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ता है। माँ हेल्दी, बच्चा हेल्दी, माँ अनहेल्दी तो बच्चा अनहेल्दी हो जाता है। तो यदि माँ अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगा, उसकी दर कम हो जाएगी। अदरवाइज अगर माता की जो स्वास्थ्य अगर वो बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ऐसे उसका असर जो है बच्चे पर भी पड़ेगा और बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब होगा, तो मरने वाले शिशुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे रीजन हैं जो क्या करते हैं, शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। आप भी कोई रीजन जो है ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने गांव में आसपास देख सकते हैं और कौन कौन से रीजन है जो शिशु मृत्यु दर को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो है कि शिशु मृत्यु दर क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमें जरूर बताएं
IMR का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज हम लोग जो है समझेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, PCI क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय मतलब हर व्यक्ति की जो है आय क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इसे समझेंगे। जो है प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम औसत आय भी कहते हैं। आइए समझते हैं प्रति व्यक्ति आय जो है होती क्या है, इसको हम इसकी गणना कैसे करते हैं। देखिए, जो प्रति व्यक्ति जो आय होगी, ये किसी देश की हो सकती है, किसी क्षेत्र विशेष की हो सकती है, किसी राज्य की हो सकती है, किसी नगर की हो सकती है, किसी परिवार की हो सकती है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय सपोज कीजिए जो है कि हम प्रति व्यक्ति जो आय जो है किसी देश का निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस देश में टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है। फिर ये भी देखेंगे कि इस देश में प्रत्येक वे लोग जो अर्निंग करते हैं, जो इनकम करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, और उनकी इनकम को कुल जोड़ देंगे। यानी देश में जो है एक वर्ष के अंदर जो है देश के जो नागरिक है, इन्होंने जितनी इनकम इन्होंने अर्जित की जो है, सारी इनकम का जोड़ यानी हो गया कुल आय, हो गया है ना। तो देश की जो जनसंख्या है, उसकी जो कुल इनकम कितनी है एक वर्ष के दौरान जो है, और उस दौरान जो है टोटल जनसंख्या कितनी है, दोनों से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान जो है उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की कुल आय में क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की बात करें, प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं हमको पलामू की प्रति व्यक्ति आय निकालनी है, पलामू के लोगों का प्रति व्यक्ति आय निकाल ले, तो हम देखेंगे कि पलामू की जो लोग हैं उनकी कुल आय कितनी है। सभी लोगों की जो कुल आय है सबको जोड़ देंगे, फिर पलामू की जनसंख्या से भाग कर देंगे, तो जो आएगा उसी को कहा जाएगा प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। अगर हम देश के संदर्भ में बात करें कि देश में जो है प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है, तो हम देखेंगे कि देश में प्रत्येक नागरिकों की जो आय है सबको जोड़ देंगे और देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। यदि हमें झारखंड में प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है, एक राज्य का प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है, तो देखेंगे कि झारखंड के जो लोग हैं सभी लोग, उनकी कुल इनकम कितनी है, सभी लोगों की इनकम को जोड़ देंगे और झारखंड की जनसंख्या कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि हम देश का राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की या देश का कुल राष्ट्रीय आय ले लेते हैं, देश का कुल राष्ट्रीय आय। मतलब देश के जो जितने नागरिक हैं सभी लोगों की जो इनकम है, सबको सबका योग सबका जोड़, ये हमारा होगा देश का कुल राष्ट्रीय आय। बटे क्या कर देंगे, देश संख्या, क्या है, PCI निकल जाता है, पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये ऊपर वाला हमारा अंश है, नीचे हर, यानी अंश का मान जितना अधिक होगा और हर अगर कम हो और अंश अधिक हो, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, अधिक होगी। या अगर हम जो कुल जनसंख्या अगर इसको स्थिर मान लें,
क्या मान लें, स्थिर मान लें, और देश का जो कुल राष्ट्रीय आय जो यानी जो अंश है, यदि लोगों की जो इनकम अगर बढ़ जाए, सभी लोगों की अगर इनकम बढ़ जाए और जनसंख्या क्या हो, स्थिर हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे ये भी देखने को आपको मिलेगा कि देश का जो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति है, देश में जो प्रति व्यक्ति आय की जो स्थिति है, वो ऐसा हो सकता है किसी राज्य से बेहतर हो सकती है या किसी राज्य से बदतर भी हो सकता है। जैसे गोवा एक संपन्न राज्य है, यहाँ के लोगों की इनकम काफी अधिक होती है, हर व्यक्ति की इनकम काफी अधिक होती है। तो गोवा की जब आप निकालेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे, तो ये सबसे अधिक आता है। क्यों? क्योंकि गोवा की जितने भी लोग हैं, इनकी सैलरी सब काफी अधिक होती है और यहाँ पे जनसंख्या कम है। यानी ऊपर अगर देखेंगे, अंश जो है, अंश अधिक है और हर क्या है, कम है। तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक होती है, औसत आय काफी अधिक होती है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के जो लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, इन लोगों की जो है, जो इनकम होती है, जो आय होती है, वो कम होती है, थोड़ी होती है। लेकिन जनसंख्या खूब है। बिहार की जनसंख्या खूब अधिक है, यूपी की जनसंख्या काफी अधिक है, झारखंड की जनसंख्या भी काफी है। तो अगर अंश यदि हर नीचे वाला पार्ट यदि बड़ा हो गया, अधिक हो गया, और ऊपर वाला कम हो गया, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो है, खासतौर से यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक है, यानी हर अधिक है, तो ऐसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, औसत आय कम होती है। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या कम है और लोगों की आय जो है काफी अधिक है, तो वहां पे प्रति व्यक्ति आय अधिक आएगी। तो प्रति व्यक्ति जो आय है, वह भिन्न भिन्न स्थानों पे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न नगरों में ये अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब हम देश की बात करें तो होता है, प्रति व्यक्ति आय होती है पूरे देश में, जो है पूरे देश में, चाहे आप किस राज्य से हो, चाहे जिस क्षेत्र से हो, जब सभी लोगों की कुल आय को जोड़कर देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दी जाती है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। तो देश की जो प्रति व्यक्ति आय होगी, वो देश के अंदर जो राज्य है, उनकी प्रति व्यक्ति आय से बेहतर भी हो सकती है और बदतर, खराब भी हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का बेहतर नोट्स अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, बड़ा करके एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ। चलिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की कुल आय में क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देश का कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, यानी कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हमको प्रति व्यक्ति आय या औसत आय मालूम हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी, वह देश उतना ही विकसित माना जाता है, वहाँ के लोग उतने संपन्न माने जाते हैं, वहाँ का जीवन स्तर उतना ही उच्च और बेहतर माना जाता है। एक विकसित देश होता है, एक विकासशील देश होता है, एक अल्प विकसित देश होता है। तो विकसित देशों के लोगों की जो प्रति व्यक्ति इनकम होती है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, वो काफी अधिक होती है, उच्च होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की जो आय है वो अधिक है और जनसंख्या कम है, अंश अधिक है और हर कम है, जिसके चलते जो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है।
और प्रति व्यक्ति आय ये विकास का एक बेहतर संकेतक भी है। अगर किसी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वो देश काफी बेहतर है, काफी वो संपन्न है, उसका जीवन स्तर, उसका लाइफ बहुत ही बेहतर है। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। यदि आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं तो मेरे कुछ प्रश्न है, उसके आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं पीसीआई, पीसीआई का पूरा नाम क्या है? पीसीआई का पूरा नाम क्या है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा मेरा प्रश्न है एचडीआई, एचडीआई का पूरा नाम क्या है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जो है अर्थशास्त्र जो है क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र को मैं पढ़ा रहा हूं। जो पहला चैप्टर है आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ में जो है जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे, जो बड़े बड़े टॉपिक थे, उसे मैंने आप लोगों को बता दिया था। जैसे आप लोगों ने देखा था कि आर्थिक विकास क्या है, थोड़ा बड़ा टॉपिक था, उसको मैंने बता दिया। मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक क्या है, मैंने उसे भी बताया। इसके अलावा सतत विकास क्या है, पोषणी विकास क्या है, धाड़ी विकास क्या है, उसे भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया जो है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इतना मैंने आप लोगों को अब तक बता दिया है। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक से छोटे छोटे पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में जो है 1 नंबर 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। जैसे साक्षरता क्या है, उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी उसका मात्र डिफिनीशन आपसे पूछा जा सकता है। तो डिफिनीशन आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि जो है साक्षरता क्या है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि साक्षरता किसे कहते हैं और भारत की साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता जिसको बोलते हैं लिटरेसी बोलते हैं, लिटरेसी जिसको बोलते हैं। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने, लिखने और भाषा के माध्यम से समझने और संवाद करने की क्षमता। साक्षरता का मतलब एक ऐसा व्यक्ति को हम साक्षर कहेंगे जिसको पढ़ना आता हो, लिखना आता हो और वो भाषा के माध्यम से जो है चीजों को समझता हो और संवाद करने की क्षमता, यानी बातचीत करना भी उसे आता हो। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, वो लोगों से बात कर पा रहा है, लोगों की बातों को समझ पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, साक्षर है। साक्षरता के बिना हम अपनी दुनिया को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते और न ही हम अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं। यदि हम साक्षर नहीं है, यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को दूसरे लोगों को अच्छी तरह से नहीं समझा पाएंगे, न ही अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, न बोल पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपकी अभिव्यक्ति होगी, तभी आप बोल पाएंगे और चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे। तो साक्षर व्यक्ति का मतलब है कि उसे पढ़ना और लिखना आता है। इसके अलावा वो भाषा के माध्यम से हर चीजों को समझता है और अच्छी तरह से संवाद भी करता है। चलिए ये हमारा हो गया, साक्षरता आ गया। अगर बात करें भारत की जो साक्षरता है, भारत की जो साक्षरता है 74.04%, 74.04% भारत की साक्षरता है। भारत में जो सबसे जो है साक्षर जो राज्य है, जिसकी साक्षरता सबसे अधिक है, तो वो क्या है, केरल है। केरल, जिसकी साक्षरता लगभग 94% के आसपास है। 94% लोग जो है यहाँ के क्या लोग हैं, शिक्षित है, साक्षर है। सबसे कम साक्षरता अगर कहाँ पे है तो वो बिहार में है। बिहार की जो साक्षरता कितनी है, 61.8%। 61.8% जो है बिहार के लोग क्या है, साक्षर। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की साक्षरता कितनी है, तो 74.04%। सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो वो केरल में है,
94%। सबसे कम साक्षरता किस राज्य में? तो बिहार में 110.8%। इतना डाटा आप लोग याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 10वीं के स्टूडेंट से ये पूछा जा सकता है कि साक्षरता किसे कहते हैं और सबसे अधिक साक्षरता जो है किस राज्य में है, किस स्टेट में है। आगे हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। उपभोग क्या है? हम इसे उपभोग व्यय लिख लेते हैं। एक उपभोग होता है और एक होता है उपभोग व्यय। उपभोग व्यय दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। ये मान लेते हैं आपकी इनकम है, आपकी आय है। आपकी आय कितनी है? 100 रुपया। 100 रुपये में आपने क्या किया? जो है 20 रुपये का रसगुल्ला खरीदा। 20 रुपये का क्या किया? रसगुल्ला खरीदा। तो रसगुल्ले के क्या करेंगे? खाएंगे। तो रसगुल्ले को जो आप खा रहे हैं उसी को हम बोलेंगे हम रसगुल्ले का उपभोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। यानी जब आप किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु को यूज करते हैं अपने लिए, तो वही कहलाता है उपभोग कहलाता है ना। हम समोसा खरीदते हैं, खाते हैं, मतलब कि हम समोसे का उपभोग करते हैं। हम कपड़ा खरीदते हैं, पहनते हैं, मतलब हम कपड़े का उपभोग कर रहे हैं। हम मोबाइल खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, बात करते हैं, वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, मतलब कि हम मोबाइल का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि उपभोग व्यय क्या है? उपभोग व्यय का मतलब है कि जिस वस्तु को आप परचेज कर रहे हैं, जिसका आप उपभोग कर रहे हैं, उस पर आप खर्चा कितना कर रहे हैं। उपभोग व्यय का मतलब किससे हम लेंगे? खर्चे से लेंगे। जैसे अगर आपकी इनकम क्या है? 100 रुपया है। 100 रुपया में आपने क्या किया? 20 रुपये का आपने खरीद लिया रसगुल्ला। क्या खरीद लिया? रसगुल्ला। तो ये जो 20 रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं, यही 20 रुपया क्या है? उपभोग व्यय है। यानी उपभोग व्यय आय का वह भाग है जिसे खर्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा गया है? उपभोग आय का वह भाग है। सॉरी, यहाँ पे उपभोग व्यय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपभोग व्यय। उपभोग व्यय आय का वह भाग है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। यानी आप जितना खर्च कर देंगे वो उपभोग व्यय कहलाएगा। और खर्च करने के बाद जो वस्तु आपको मिलेगी, जिसका आप उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, उसे हम बोलेंगे हम उस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उपभोग क्या है, उपभोग व्यय क्या है। आप थोड़ा सा समझते हैं, उत्पादन को समझते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो 10वीं के लिए जरूरी है। उनके मैट्रिक एग्जाम, फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे। चलिए, उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। किसी वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। किसी वस्तु में उपयोगिता सृजन ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे ये पेन है, इसी तरह से पड़ी हुई थी, फेंकी हुई थी। हमने जो है इस पेन को सुधारा, इसको बनाया, इसको चलने लायक बनाया, है ना। अब ये चलाने के काम ये पेन आ रही है, यानी इसमें हमने उपयोगिता डाल दिया, इस पेन को उपयोगी बना दिया है। तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। चीजें जो है, बहुत सारे कागज जो इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, फेंके हुए थे, मैंने सारे कागज को इकट्ठा किया, स्टेपलर किया, अब मैंने उसका एक नोट्स बना दिया, उसे लिखने लायक बना दिया कि अब से मैं लिखूंगा। यानी आपने उसे उपयोगी बना दिया। यही हमारा क्या है? उत्पादन। उत्पादन में हम क्या करते हैं? नई नई वस्तुओं को का सृजन करते हैं, और जो नई नई वस्तुओं का जो सृजन करते हैं वो किसी व्यक्ति वर्ग विशेष के लिए क्या होता है? वो उपयोगी होता है। मार्केट में जो है बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। हम गेहूं का उत्पादन करते हैं तो वो किसी के लिए उपयोगी होता है। चावल का उत्पादन करते हैं तो वो किसी के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। हम सृजन करते हैं,
एक किसान क्या होता है, सृजन करता होता है, वो गेहूं का, चावल का, आलू का, सब्जियों का, टमाटर का वो उत्पादन करता है, नई नई चीजों का उत्पादन करता है, तो वो क्या कहलाएगा, जिसे हम उत्पादन बोलेंगे। उत्पादन मतलब किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। अर्थात श्रम, पूंजी, तकनीक एवं कौशल द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर उसे उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। हम श्रम, पूंजी, तकनीक एवं कौशल का प्रयोग करेंगे और वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देंगे और वृद्धि कर उसे उपयोगी बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, उत्पादन कहते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं है, क्या है, गेहूं है, हमने क्या किया, गेहूं को जो है पीस दिया, क्या बन गया, आटा बन गया। फिर आटे की सहायता से जो है हमने क्या बनाया, ब्रेड बनाया। क्या बनाया, ब्रेड बनाया। अगर 1 केजी गेहूं है तो 1 केजी गेहूं से क्या बना, 1 केजी आटा बना। अगर 1 केजी गेहूं की अगर कीमत अगर 20 रुपये है तो जाहिर सी बात है कि 1 केजी आटे की कीमत क्या होगी, 20 रुपये से अधिक होगी, क्योंकि गेहूं को पीसा जा रहा है। तो 20 रुपये से आटा हो गया, मान लेते हैं 30 रुपया। तो हम देख रहे हैं कि 20 से 30 मूल्य में वृद्धि हुआ, मूल्य में वृद्धि। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके मूल्य में वृद्धि करते हैं, और जब मूल्य में वृद्धि करते हैं तो वो वस्तु हमारे लिए और उपयोगी हो जाती है। गेहूं से आटा बना तो आटा हमारे लिए क्या हो गया, उपयोगी हो गया। अब आटा से जो है हमने क्या बनाए, ब्रेड बनाए। ब्रेड के जो है आप 1 केजी आटा से जो है ब्रेड के बहुत सारे पैकेट बन सकते हैं। मान लेते हैं हमने ब्रेड के 10 पैकेट बना लिए। कितने पैकेट, 10 पैकेट। अगर एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है तो 10 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। तो कहाँ 30 रुपया और कहाँ 200 रुपये, तो मूल्य में वृद्धि हुई और ये ब्रेड हमारे लिए क्या हो गया, और उपयोगी हो गया। तो किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि कर उसे और उपयोगी बना देना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तो ये रहा उत्पादन। आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन क्या है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं दूसरी चीजों को। ये छोटे छोटे पॉइंट से बिंदु है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैट्रिक एग्जाम में। सार्वजनिक सुविधाएं वे आवश्यक संसाधन और सेवाएं हैं जो सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं वे एक प्रकार के संसाधन हैं। सार्वजनिक जो सुविधाएं वे प्रकार के संसाधन हैं जो किसी जो है व्यक्ति विशेष किसी क्षेत्र के लिए जो है उपलब्ध कराई जाती है। ये आवश्यक है। सरकार द्वारा जो है हमें जो हमारे लिए जो नए नए स्कूल खोले जाते हैं तो स्कूल की जो सुविधा हमें मिलती है, हमें शिक्षा की जो सुविधा मिलती है, हमें स्वास्थ्य की जो सुविधा मिलती है, हमें परिवहन की जो सुविधा मिलती है, हमें संचार की जो सुविधा मिलती है, सरकार द्वारा जो मिलती है, ये सारी सुविधाएं क्या कहलाएंगी, सार्वजनिक सुविधाएं कहलाएंगी। यानी सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं हमें मिलेगी, जो भी संसाधन हमें मिलेंगे, जो भी सेवाएं हमें मिलेंगी, वे सब क्या कहलाएंगी, सार्वजनिक सुविधाएं कहलाएंगी। और जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जो है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। क्लास 10वीं का अर्थशास्त्र पहला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है आर्थिक विकास की समझ। और लगभग आज जो है वीडियो आज समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर जो है, और इसमें जो MCQ प्रश्न है उसे भी सॉल्व करा देंगे। अब तक जो है हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमने आर्थिक विकास का ये पढ़ लिया है, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास का ये भी पढ़ लिया है, सतत विकास, धारणीय विकास भी पढ़ लिया है, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर ये भी पढ़ लिया है, साक्षरता, उपभोग, उत्पादन, सार्वजनिक सुविधाएं क्या ये भी पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास क्या है और विकसित देश और विकासशील देशों में क्या अंतर है, हम लोग इसको समझेंगे। समझेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है। राष्ट्रीय विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास, सॉरी ये सिलेक्टेड है।
इरेजर लेते हैं। हाँ, राष्ट्रीय विकास। देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। इसमें जो है कुछ चीजों को हम लोग ध्यान देंगे कि यदि किसी देश विशेष में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, या इसको हम कर देंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। चौथा है सामाजिक सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं। राष्ट्रीय विकास का मतलब है कि यदि किसी देश में जो है लोगों को जो है शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा का एक अच्छा स्तर, एक बेहतर स्तर है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बहुत ही बेहतर है, आय, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा लोगों को सामाजिक सुविधाएं मिल रही हैं, उनको परिवहन की सुविधाएं मिल रही है, उनको संचार की सुविधाएं मिल रही है, उनको रोजगार की सुविधाएं मिल रही है, उनको जो है समान दृष्टि से समान भाव, समान अवसर उनको मिल रहे हैं। तो यही हम कहेंगे राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास का मतलब है यदि देश के नागरिकों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का, प्रति व्यक्ति आय का और सामाजिक सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि उस देश का राष्ट्रीय विकास क्या बहुत ही अच्छा है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे पीडीएफ के रूप में जो है किया हुआ है, इससे हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा जूम करते हैं, बड़ा करते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट क्या है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास। यदि किसी देश में जो है वहां के नागरिकों में जो है स्वास्थ्य, सामाजिक, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय आदि में जो है लगातार सुधार और विकास हो रहा है, तो यही क्या है, राष्ट्रीय विकास है। जिन देशों में ये सभी चीजें जितनी अधिक विकसित होती हैं उसे विकसित देश कहा जाता है, और जिनमें कम विकसित होती है उन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिन देशों के नागरिकों को स्वास्थ्य, सामाजिक, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय
विकसित देश और विकासशील देशों में क्या अंतर है? विकसित देश, विकासशील देश। जो विकसित देश होते हैं यहाँ पे उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। विकसित देशों के जो नागरिक हैं उनकी जो इनकम होती है, जो आय होती है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जो औसत आय होती है, ये काफी अधिक होती है। वहीं जो विकासशील देश है यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति इनकम वो क्या है, वो निम्न है, वो कम होती है। विकासशील देशों में थोड़ा पिछड़ापन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रति व्यक्ति यहाँ पे निम्न होती है, कम होती है, वही विकसित देशों में अधिक होती है। दूसरा, विकसित देशों का जो उच्च स्तरीय रहन सहन होता है, इनका जो रहन सहन, जो इनका स्टाइल, जो इनका लाइफ स्टाइल है, ये काफी बेहतरीन होता है। इनको जो सुविधाएं दी जाती हैं काफी बहुत ही बेहतर होती हैं, चाहे शिक्षा की सुविधा दी जाए, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए, चाहे परिवहन की सुविधा दिया जाए, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक बुनियादी, इनको जो भी सुविधाएं मिलती हैं काफी बेहतर होती हैं। इनके पास अच्छे घर होते हैं, अच्छे मकान होते हैं, सभी लोग जो है रोजगार युक्त होते हैं, तो यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उच्च होता है। वही जो विकासशील देश है इनका जो रहन सहन होता है बहुत ही सामान्य टाइप का होता है। इनके पास न तो अच्छे घर होते हैं, न तो सभी लोगों को रोजगार मिलता है, न तो इनकी इनकम अधिक होती है। जब इनकम अधिक नहीं होती है तो इनका जीवन स्तर भी निम्न होता है। तो ये समान तरह के होते हैं। विकसित देश उच्च साक्षरता दर लगभग 100%, लगभग 100%। विकसित देशों की जो साक्षरता होती है लगभग 100%। सभी लोग जो है साक्षर होते हैं। साक्षर क्या लोग, सभी लोग शिक्षित होते हैं। हमारे यहाँ तो जो है जो शिक्षित कम होते हैं, साक्षर बड़े थोड़े अधिक होते हैं। एक साक्षर का मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जो जिसको पढ़ना और लिखना आता था। शिक्षित का मतलब होता है जो वेल एजुकेटेड हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ हो और उच्च स्तरीय डिग्री लिया हुआ। तो विकसित देशों के जो नागरिक होते हैं वहाँ की जो साक्षरता दर होती है, साक्षरता दर बहुत अधिक होती है। वहाँ के नागरिक जो वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। वही जो विकासशील देश है यहाँ पे साक्षरता दर कमी होती है। यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे जो साक्षरता 100% नहीं होती है। साक्षरता में लोग काफी पिछड़े रहते हैं। विकसित देश, नई तकनीक व विकसित उद्योग। विकसित देशों के जो लोग हैं वो नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, नई नई मशीनों का प्रयोग करते हैं, पूंजी का बहुत ही बेहतर तरीके से प्रयोग करते हैं। इनके पास पूंजी काफी अधिक होती है। इनके जो उद्योग धंधे होते हैं काफी विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। वही जो विकासशील देश है ये पिछड़े हुए होते हैं, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। यहाँ पे उद्योगों का विकास बहुत ही अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पे संसाधनों की कमी रहती है, पूंजी की कमी रहती है, तकनीक की कमी रहती है, कौशल की कमी रहती है। तो विकासशील देश औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। विकसित जो देश है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर। विकसित देशों के जो लोग होते हैं वो काफी हेल्दी होते हैं, उनको उतने रोग नहीं पकड़ते हैं, उनकी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बेहतर होती हैं, इलाज तुरंत हो जाता है। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होती हैं, हॉस्पिटल के अभाव रहते हैं, डॉक्टर्स के अभाव रहते हैं, कई सारी चीजों का अभाव रहता है। तो यहाँ पे आपने देखा जो है विकसित देश और विकासशील देशों में क्या अंतर है। तो पहला चैप्टर आर्थिक विकास की समझ ये समाप्त हो चुका है। कल हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।